हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स क्रमशः। किसी धारावाहिक के किसी एपिसोड का समय पूरा हो जाए तो कहा जाता है टू बी कंटिन्यूड, या शेष अगले भाग। इसी को कहते हैं क्रमशः। किसी नॉवेल का कथानक लंबा हो जाए और कहानी एक नॉवेल में ख़त्म ना हो रही हो, तो लेखक उस नॉवेल के आखिरी पृष्ठ पर जो आखिरी शब्द लिखता है वो होता है क्रमशः। खुद इंसान की ज़िंदगी का हर पल भी क्रमशः के साथ ही खत्म होता है, क्योंकि अगले पल क्या होगा ये उसे भी नहीं मालूम होता। तिरंगा नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में भी हलचल मचाने आने वाला है क्रमशः, जिसकी शुरुआत हुई थी उस सुरक्षा चक्र के रोशन होने से। कमिश्नर साहब मुझसे बात करना चाहते हैं जल्दी ही। तिरंगा, तुमने मुझे उस गजानन की पूरी रिपोर्ट देने का आग्रह किया था, जिसकी कल रात करंट से हत्या कर दी गई, और जिसके हत्यारे गापूची से तुम भी 2 बार टकराए। पुलिस को उसके परिवार से गजानन के बारे में न सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। गजानन का एक भाई अजीत भी 1 साल पहले लापता हो गया था। कहते हैं उसे फिरौती के लिए किसी गैंग ने किडनैप किया था। आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। गजानन के 4 भाई और हैं जो अलग रहते हैं, लेकिन उन्हें अब विश्वास नहीं है कि उनका भाई जिंदा होगा। 1 बरस बाद घटी गजानन वाली घटना से सबके सब भाई सकते में हैं। तिरंगा, शायद इस घटना में भी उसी गैंग का हाथ हो। गापूजी अगर फिरौती लेने वाले किसी गैंग का सदस्य होता तो वो गजानन के घर की अलमारियों के ताले तोड़ देने के बाद उनमें से उसमें से एक मामूली बॉक्स चुराने की कोशिश ना करता, बल्कि अलमारी में रखा कीमती माल ले उड़ता। ये मामला कुछ और ही है कमिश्नर साहब। क्या ये पता लगा कि उस बॉक्स में क्या था जिसके लिए हत्या के तुरंत बाद गापूजी जान का खतरा लेकर गजानन के घर भी आ पहुंचा? नहीं, गजानन के परिवार को इस बारे में कुछ नहीं पता। उनका कोई कीमती सामान चोरी नहीं किया, और मुझे लगता है कि वही चीज़ शायद उसकी हत्या का कारण है। देर सवेर में जिसका पता कर कर ही दम लूँगा। हत्यारा तिरंगा के इरादों से बेखबर नहीं था, पर बेपरवाह था। मुझसे 2 बार शिकस्त खाए तिरंगा का अगर इस बार मुझसे फिर सामना हुआ तो ये जंग काफ़ी रोमांचक होगी। लेकिन तिरंगा मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। मेरा मुकाम है 4 और हत्याएं। इन चारों के पास भी ऐसी ही चाबियां जैसी इस बॉक्स में, और जो मुझे हर कीमत पर चाहिए। शिकारी की नज़र शिकार पर थी। हाथ हरकत के लिए तैयार थे। उफ, ये क्या कौन हो तो? अफसोस की बात यह कि तुम मरते दम तक भी नहीं जान पाओगे। गापूजी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। ट्रैफिक पुलिस की ये क्रेन मैंने इसी दिन के लिए तैयार कर रखी थी। इसका काम सड़क पर खड़े लावारिस वाहनों को उठाकर ले जाना है, जैसा कि ये क्रेन इस वक्त भी करेगी। अब किसी को शक नहीं हो सकता कि इस गाड़ी में मेरा बेहोश शिकार मौजूद है। मगर जो निगाहें बाज की तरह सतर्क रहती है वे हर बात में संदेह की गुंजाइश ढूंढ लेती हैं। ये क्या? ट्रैफिक पुलिस की क्रेन लावारिस खड़ी कारों को ही उठाती है, और ऐसी कारों के सभी शीशे अच्छी तरह से बंद होते हैं। उठाई गई इस कार की ड्राइविंग विंडो का शीशा क्यों खुला हुआ है? ऐसी ही गाड़ियों पर 2 कर्मचारी एक्स्ट्रा भी होते हैं जो कार को क्रेन से टकराने से बचाने इत्यादि का काम करते हैं, लेकिन यहाँ वो भी गायब है। यानी कि कुछ गड़बड़ है। शायद ये कार चोरी की जा रही है। तिरंगा क्रेन पर आ पहुंचा और ओह, कार में कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस की क्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचकर रुक चुकी थी। फिलहाल इस निर्माणाधीन इमारत की 20वीं मंजिल मेरा लक्ष्य है। गापूची ने कार का दरवाजा खोला ही था कि था। ओह, ये क्या! मुझे पहचान तो लिया होगा हत्यारे गापूची, तिरंगा, और ये सोच भी लिया होगा कि अब सीखचे दूर नहीं था। गापूची के हाथ तीव्रता के साथ चले। सीखचे तो मुझे दूर सीखचे तो मुझसे दूर है तिरंगा, पर मुसीबत तुझसे दूर नहीं। तिरंगा 10 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरा। यहाँ स्विमिंग पूल के लिए गड्ढा खोदा गया, पर अब यह गड्ढा तेरी कब्र बन जाएगा। गापूजी का सौभाग्य कि बजरी से भरा हुआ डंपर भी वहां मौजूद था। अब तो इस गड्ढे से जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा तिरंगा, क्योंकि इस डंपर में भरी बजरी के नीचे तू दब जाएगा। उफ, नहीं! तेरा अंजाम देखने के लिए मैं रुकूंगा नहीं तिरंगा, क्योंकि मुझे इसे इसके अंजाम तक पहुंचाना है। अब मुझे इसे फौरन होश में लाना होगा। होश में आते ही अब इसकी निगाहें नीचे जाएंगी और ये भय से चिल्ला पड़ेगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसके। आई! जिस
पसीने से तरबतर हो जाएगा, दिल की धड़कन दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस की तरह। तो तुम ही ने तो मुझे कोई दवा स्प्रे करके बेहोश किया था। कौन हो तुम? गापूची। क्या चाहते हो? एक चाबी। कैसी चाबी? वो तुम्हें पता है अर्जुन, गजानन का खून भी मैंने उसी चाबी के लिए किया। ध्यान रहे, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और वक्त तुम्हारे पास भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें एक्रोफोबिया है, यानी ऊंचाई को देखकर तुम्हारा दिल बैठने लगता है, और अगर इस स्थिति से तुम्हें फ़ौरन ही ना निकाला जाए तो तुम्हारा हार्ट फेल भी हो सकता है। वो चाबी मेरे पास यहाँ नहीं है। तो जल्दी बताओ कहाँ पर है। वो जहाँ भी होगी मेरे आदमी उसे वहीं से प्राप्त कर लेंगे, और तभी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मेरी शू रैक में रखे मेरे दाएं पाँव के सफ़ेद जूते की तली में। हेलो, हाँ मैक, तुम अर्जुन की कोठी के बाहर खड़े हो ना? अब अंदर जाओ, अर्जुन के कमरे में बने शू रैक में जाकर उसका सफ़ेद दायां जूता बाहर निकालो, और ये देखो कि उसमें चाबी है या नहीं। थोड़ी देर बाद मोबाइल गनगनाया। उसमें चाबी है काबूची? गुड, अब उस जूते को यहाँ ले आओ। मैं जूते को लेकर अभी तुम्हारे पास पहुँचता हूँ काबूजी। अब तो तुम्हें चाबी मिल गई, अब तो मुझे ऊपर खींच लो। हाँ अर्जुन, चाबी तो मुझे मिल गई है, और मेरा आदमी उसे लेकर थोड़ी ही देर में यहाँ आता ही होगा, क्योंकि ये जगह तुम्हारी कोठी से ज़्यादा फासले पर नहीं है। अब मुझे सचमुच तुम्हें आज़ाद कर देना चाहिए, एक्रोफोबिया के इस डर से। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? ठहरो बापूजी, पहले वो जूता ले लो। उस स्वर को सुनते ही बापूजी एक झटके से पलटा, और उसी क्षण सिष्ठा उफ। खाली जूते की मार तुझे उतनी महसूस नहीं हुई होगी जितनी पाँव में पहने इस जूते की होगी। धाक! तू बच कैसे गया? उस गड्ढे में मेरी कब्र बनाते वक्त तूने ही तो कहा था कि वो गड्ढा स्विमिंग पूल के लिए खोदा जा रहा है। था स्विमिंग पूल के गड्ढे के साथ ही पानी की निकासी के लिए भी सीवर डाल दिया जाता था। मैं उसी में सरक कर बजरी के नीचे दबने से बच गया। मैं अभी ऊपर आने की सोच ही रहा था कि मुझे तेरा आदमी मैक जूता हाथ में लिया आता दिखा। तुम यही ठहरो, मैं गापूची साहब को ये जूता देकर आता हूँ। वे 20वीं मंजिल पर है। और फिर मैंने उसे लिफ्ट में ही दबोच लिया, पर फिर उससे वो जूता हासिल कर लिया। गापूजी के मुंह से जैसे जहर व कहर भरा भपका निकला। चाहे 1% ही सही, तेरे आने की संभावना मुझे भी थी, और मैं पहले ही सोच चुका था कि अगर तू यहाँ आया तो मैं तुझसे कहाँ कैसे निपटूंगा। जैसे यहाँ इस स्पॉट पर इस बल्ली से, यहाँ इस स्पॉट पर ईंटों के इस ढेर से, था टंग टंग। यहाँ इस स्पॉट पर इस गार्डर से, था उफ। इस स्पॉट पर सरियों के इन टुकड़ों से, सा सा। और इस स्पॉट पर कांच से, छा। और इस स्पॉट पर इस टंकी से, थम। तिरंगा को पीटने के बाद मुझे इतना समय मिल गया कि मैं जूता उठाकर यहाँ से भाग सकता हूँ। गुड बाय तिरंगा। तिरंगा को चूहे की तरह फांसा था गापूची ने। उफ, एक बार फिर उसे चोट देने में कामयाब हुआ था गापूची। गापूची भाग गया, लेकिन अर्जुन की रस्सी ढीली होकर खुलने ही वाली थी कि उफ, सही वक्त पर छलांग लगाकर मैंने रस्सी को थाम लिया। तिरंगा ने अर्जुन को ऊपर खींचा। ये बेहोश हो गया है, लेकिन नहीं, वो बेहोश नहीं हुआ था, ये तो मर चुका है, शायद एक्रोफोबिया के कारण। मैक भी लिफ्ट में ही बेहोश पड़ा था। गापूची उसे भी ले गया। वो जूता कहाँ गया जिसे मैं मैक से छीन कर लाया था? आखिर उस जूते में क्या था? पर ओह, वो क्या है? ये तो कोई पुस्तक है, नॉवेल। ये यहाँ कहाँ से आया? क्या ये गापूची के पास से गिरा है? क्योंकि एक निर्माणाधीन इमारत में नॉवेल पढ़ने का समय किसके पास होगा? तिरंगा को गापूची से मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से जो नॉवेल मिला था वह एक साधारण जासूसी नॉवेल था। अगर यह नॉवेल गापूची की जेब से गिरा है तो इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि गापूची को जासूसी नॉवेल पढ़ने का भी शौक है। ये नॉवेल अगर उसने किसी लाइब्रेरी से किराए पर लिया होता तो शायद तब भी गापूची का कोई सुराग लग जाता, क्योंकि मैं लाइब्रेरी के पते पर जाकर पता लगा सकता था कि नॉवेल किसके नाम पे इशू हुआ है। लेकिन उस तक पहुंचने के दो आधार अभी भी मेरे पास हैं। पहला ये कि गापूची ने एक के बाद एक गजानन और अर्जुन नाम के दो भाइयों को कत्ल किया। हो सकता है वो शेष भाइयों का भी कत्ल करने की कोशिश करे। दूसरा आधार वो चीज़ जिसे पहली हत्या के बाद लेने गापूची गजानन के घर पहुंचा, और दूसरी बार उसने वो चीज़ अपने आदमी मैक के जरिए मंगाई, यानी वो जूता। मुझे पता लगाना होगा कि उस छोटे बॉक्स और जूते में क्या विशेषता थी। कमिश्नर साहब को कहकर मैंने गजानन और अर्जुन के दो भाइयों प्रकाश और राहुल को तो पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा दिया, लेकिन पांचवें सबसे छोटे भाई गगन को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी, ताकि हत्यारा अब उसे ही अपना शिकार बनाए। उसे प्रोटेक्शन मैं खुद दूंगा, क्योंकि गगन विश्वकर्मा एक प्रसिद्ध वकील है और मैं अभी वकालत सीख रहा हूँ। इस नाते मुझे उसके पास जाने और रहने का मौका मिल जाएगा। भारत अंदर पहुंचा, लेकिन
सॉरी, गगन सर तो कोर्ट जा चुके हैं। ओह, मुझे फौरन कोर्ट पहुंचना होगा। लेकिन काश उसे पता होता है कि जिस उद्देश्य से वो कोर्ट जाना चाहता है उसका वो उद्देश्य वहीं पर पूरा हो जाने वाला है। ओ ये क्या! भारत का तन बदन सुलग उठा। ये क्या बदतमीजी है! और ये तो भाग गया। आखिर इसकी इस हरकत का क्या मतलब था? कौन था वो? और ये तो कोई चिपकिया सा पदार्थ है, शायद गोंद, जिसे ज्यादा पतला कर दिया गया है। मगर मुझ पर किसी ने गोंद क्यों फेंकी? गोंद की बौछार का अर्थ जल्दी भारत की समझ में आने वाला था। अरे ये क्या! ये रुई कौन उड़ा रहा है? रुई इतनी नरम व इस कदर रेशा रेशा अलग है कि इससे मेरे चेहरे व शरीर को पलक झपकते इस कदर ढक लिया है कि मैं रुई का ढेर नजर आने लगूं। पहले गोंद फिर रुई। कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? लेकिन मेरे खिलाफ षड्यंत्र कौन रचेगा? भारत के पास अपने प्रश्न का जवाब नहीं था, लेकिन उन लोगों के पास था जो अचानक उसके आसपास आ पहुंचे थे। जल्दी रुई इकट्ठी कर लो! भारत उस प्रहार से चकरा कर गिरा। चारों बाज की तरह रुई के ढेर में बदल गए, भारत पर झपटे। जल्दी करो, रुई इकट्ठी करके ट्रक में डालो। अब किसी को शक नहीं हो सकता कि रुई के इस ढेर में हमारा शिकार भी मौजूद है। गगन विश्वकर्मा को किडनैप करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। जबरदस्त धोखे में था कापूजी। जल्दी भारत को होश आया तो ओह, मैं कहाँ हूँ? सिर के पीछे हिस्से पर कोई चोट पड़ी थी। उसका दर्द मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ अंधेरा है, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि रुई मेरे शरीर से साफ कर दी गई है। मुझे किसी को आवाज़ लगानी चाहिए। कोई है? कोई है? तुरंत ही प्रतिक्रिया स्वरूप लाइट ऑन हो गई और ओह गॉड! उस उस जंगले के पीछे नजर आया एक और नरभक्षी, गापूची। मिस्टर गगन विश्वकर्मा। ओह, गापूची तो मुझे गापूची ने उठवाया है, लेकिन यह मुझे गगन विश्वकर्मा क्यों कह रहा है? गापूजी के चेहरे पर उस वक्त उस शेर से भी कहीं अधिक हिंसकता मौजूद थी। गगन, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दूंगा। इन 3 मिनटों में तुम मुझे उस चाबी का पता बता दोगे, वरना मैं यहीं से लीवर खींचकर उस भूखे शेर का पिंजरा खोल दूंगा। भारत के मस्तिष्क को यह सुनकर तीव्र झटका लगा। यह मुझसे कौन सी चाबी के बारे में पूछ रहा है? उस चाबी का इससे क्या ताल्लुक है? कहीं वो चीज़ वह चाबी ही तो नहीं है जिनके लिए पहले 2 कत्ल हुए? लेकिन हैरानी की बात यह है कि गापूजी जैसा चालाक हत्यारा मुझे गगन क्यों समझ बैठा? भारत का दिमाग बुरी तरह से उस रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहा था। 1 मिनट खत्म हो गया गगन। पल पल मौत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, लेकिन मुझे ऐसी किसी चाबी का नहीं पता। तुम जितनी बार इनकार करोगे, मौत तुम्हारे उतनी निकट आती चली जाएगी। लो, 2 मिनट खत्म हो गए। मेरा यकीन करो, मेरा नाम गगन नहीं है, मेरा नाम भारत है। हा 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 हा। मैं तुम्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता गगन। मुझे मालूम है कि तुम शेर को पिंजरे में देखकर भी बुरी तरह से डर जाते हो, लेकिन डर के मारे तुम अपने आप को ही भूल जाओगे, यह मुझे नहीं मालूम था। हा 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 हा। 3 मिनट खत्म हो गए गगन। शेर के पिंजरे का आगे का जंगला खुलने लगा। ओह, गापूची ने पिंजरा खोल दिया है। पिंजरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। शायद ये भी गगन को आतंकित करने का एक तरीका है, पर मैं गगन नहीं हूँ। अभी भी वक्त है गगन, बता दो वो चाबी कहाँ है। जब मैं गगन हुई नहीं तो चाबी के विषय में कैसे बता दूं? मुझे इस शेर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि पिंजरा खुल चुका है। जंगले के शेर को शेरे दिल्ली से लड़ना था। इस तरह उछल कूद करने में ज़्यादा देर तक इस भूखे शेर से नहीं बच सकता। अभी भी वक्त है गगन, चाबी का पता बता दोगे तो मैं इस शेर से तुम्हें बचा लूंगा। इसने मुझे गगन कैसे समझ लिया? गापूजी जैसा हत्यारा ऐसी भूल कैसे कर गया? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल जो प्रश्न मेरे आगे है, यानी अपनी जान बचाने का, मुझे उसमें ही अपना ध्यान लगाना होगा। भारत का शरीर एक झटका खाकर उछला और अगले ही पल इंसानी जानवरों से लड़ाई का इतना अभ्यस्त हो गया है, मेरा शरीर व दिमाग के अब इस जंगली को भी ठिकाने लगाने की सोच सकता है। गापूची के लिए गगन का वह रूप चौंका देने वाला था। शेर को पिंजरे में देखकर भी थर थर कांप उठने वाला गगन आज शेर से मुकाबला कैसे कर रहा है? शेर के एक जबरदस्त झटके से भारत फर्श पर कई कलाबाजियां खाता चला गया। इस वक्त मेरी बेल्ट मेरी काफी मदद कर सकती है। इसका भारी लोहे का बक्कल शेर का मुंह तोड़ सकता है। था! भारत ने बेल्ट को बक्कल में से निकालकर उसे फंदे का रूप दे दिया। एक बार इस शेर की गर्दन इस फंदे में फंस जाए बस। भारत को यह अवसर खुद शेर की उस उछाल ने दे दिया। अब बाजी भारत के हाथ में थी, ठीक वैसे जैसे सर्कस में रिंग मास्टर के हाथ में होती है। भारत के हाथ तिरंगा के हाथ थे और तिरंगा के हाथों में थी हर सच्चे देशभक्त की ताकत। भारत ने शेर को बेहोश करके ही छोड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता। गगन शेर को नहीं मात कर सकता। तभी गाबूजी, हमारे साथ धोखा हो गया। गगन विश्वकर्मा तो इस वक्त कोर्ट में है। क्या बक रहे हो मैक? मिस्टर, रिस टीवी पर उसे आप खुद देख लें।
कापूची, वह अभी अभी किसी नेता का कोई मुकदमा जीता है, उसका टीवी पर लाइव इंटरव्यू आ रहा है। अरे, ये तो बिल्कुल इसके जैसा है जिसे हम पकड़ कर लाए हैं। एक ही शक्ल के दो आदमी। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये आदमी जिसे हम पकड़ कर लाए हैं गगन विश्वकर्मा नहीं है, क्योंकि गगन विश्वकर्मा शेर से कभी नहीं लड़ सकता। और ये धोखा इसलिए हो गया क्योंकि एक तो इसकी शक्ल गगन से मिलती है, दूसरे ये निकल भी उसी के ऑफिस से रहा था। हालांकि इन दोनों की शक्ल एक ही जैसी कैसे है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन हकीकत पता चलने के बाद मैं इसकी जान नहीं लूँगा, इसे बेहोश करना होगा। उफ, ये क्या! मैक, इसे यहीं छोड़ दो। अब हम गगन विश्वकर्मा को उसके घर पर ही चलकर मारेंगे। फिर जल्दी जब भारत को होश आया, ओ गॉड, मैं कहाँ हूँ? मैं 3 घंटे बेहोश रहा। अर्धबेहोशी की अवस्था में मेरे कानों में कापूची के शब्द पड़े थे। वो गगन विश्वकर्मा को उसके घर में मारने की बात कह रहा था। इसका मतलब उसे यह बात कहीं से पता चल गई थी कि मैं गगन विश्वकर्मा नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन असली गगन विश्वकर्मा का क्या हुआ होगा? टैक्सी! इस बार गगन विश्वकर्मा के घर भारत नहीं बल्कि तिरंगा पहुंचा। ओह, यहाँ तो कोहराम बचा है। लगता है कापूची गगन विश्वकर्मा की हत्या करने में कामयाब हो गया है। तिरंगा का सोचना 100% सही था। तिरंगा? मुझे सिर्फ इसकी शक्ल देखनी है। ओह, इसकी शक्ल मेरे भारत के चेहरे से हूबहू मिलती है। शायद इसे एक संयोग ही कहना होगा। तिरंगा, इसकी हत्या कलाई की नस काट कर की गई है। हत्या से पूर्व इसे यातना दी गई, और ये यातना उसी चाबी के लिए उसे दी गई होगी। तिरंगा, ये 6 भाइयों की संयुक्त तस्वीर है, जिसमें से 3 मारे जा चुके हैं। चौथे अजीत को पुलिस भी मृत मानकर उसकी फाइल बंद कर चुकी है। आखिर गापूची की इन सब भाइयों से दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है? उस वजह का कोई ना कोई संबंध उन चाबियों से ज़रूर है। अब मुझे ये पता लगाना होगा कि क्या वैसी ही चाबियां प्रकाश और राहुल के पास भी हैं या नहीं। अगली शाम। हमारे पास ऐसी कोई चाबियां नहीं है तिरंगा, जो हमारे कत्ल की वजह बन जाए। एक बार फिर सोचकर जवाब दो, क्योंकि हो सकता है कि आज या कल तुम में से किसी एक का नंबर हो। हत्यारा गापूची आएगा तो चाबी तो तुमसे लेकर ही जाएगा, लेकिन अगर वो चाबी तुम मुझे दे दोगे तो शायद मैं तुम्हें बचा लूंगा। तिरंगा, तुम हमें परेशान ना करो। हम कह चुके हैं कि हमारे पास ऐसी कोई चाबी नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे यही जानना चाहता था। लेकिन सावधान रहना, पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद भी हतारा काबूजी तुम पर हमला कर सकता है। अच्छा प्रकाश, मैं भी चलता हूँ। राहुल के जाने के बाद प्रकाश को न जाने कैसी बेचैनी सी हुई कि वो फ्रिज की ओर बढ़ा। कौन है ये कापूची कि चाबियों के बारे में कैसे जानता है? प्रकाश ने फ्रिज खोला और उसी पर बुरी तरह से चौंक पड़ा। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानता? मैं हूँ कापूची, तेरी मौत। उफ! हा 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 हा। प्रकाश, अब तुम चीख नहीं सकते, और चीखते भी तो बाहर तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही अंदर ना आते, क्योंकि वो बेचारे तो सड़क पर हो रहे एक झगड़े को निपटाने में जुटे हैं। तुम्हारी सांसों की आवाज बंद का एक रास्ता मुंह मैंने टेप से बंद कर दिया है, और बांध दिए हैं तुम्हारे हाथ और पाँव। अब सांस लेने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता बचा, और वो है तुम्हारी नाक, जिसे अगर मैंने बंद कर दिया तो तुम तड़प तड़प कर सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही मर जाओगे। प्रकाश, मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट तक रुकूंगा। 2 मिनट तुम्हें सोचने के लिए दूंगा, बाकी 3 मिनट तुम्हारी मौत के होंगे। मैं ऐसा करूँ उससे पहले तुम मुझे वो चाबी दे दो। अगर तुम चाबी का पता बताना चाहते हो तो जल्दी से गर्दन हाँ की मुद्रा में लाओ। प्रकाश की गर्दन अगले ही पल हाँ की मुद्रा में हिली। चाबी लेने के बाद भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता था। और फिर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए गापूची के होठों पर सफलता की मुस्कान थी, लेकिन दरवाजा खुलते ही धम! ओह! तुम? हाँ, मैं गापूची। जब प्रकाश और राहुल से चाबी के बारे में पूछ रहा था, तो तभी मैंने फ्रिज की झिर्री को खुले हुए देख लिया था। मुझे तभी शक हो गया था कि फ्रिज में कोई है। फिर जब मैं वापस पहुंचा तो तुम फ्रिज का दरवाजा बंद कर रहे थे, जिसमें प्रकाश था। गापूची, आज मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तू इसकी मौत को रोक तू इसकी मौत को नहीं रोक सकता तिरंगा। वो आज नहीं तो कल होगी। छाक! हवा में लहराया तिरंगा का जिस्म, और आज तिरंगा तेरा गापूची गापूची गम गम कर देगा हत्यारे। थाक! आखिर तुझे मैंने पकड़ ही लिया हत्यारे। तभी तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा तिरंगा। थाक! गापूजी ने बड़ी फुर्ती के साथ उस गद्दे को पलंग से खींचा। तो हमेशा की तरह मुझसे आज फिर मात खाएगा। मोटे गद्दे को अपने शरीर के चारों ओर लपेट कर गापूजी नीचे कूद गया था, और जब तक तिरंगा वहां पहुंचा, उफ, फिर निकल गया। आदमी है या छलावा? अरे तिरंगा, बेवकूफ हो। गापूजी प्रकाश को मारने अंदर पहुंच चुका था और तुम्हें खबर भी नहीं हुई। सॉरी तिरंगा। तिरंगा वापस पहुंचा। शुक्र है गापूजी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। सरसरी निगाह पूरे कमरे में डालता चौंक उठा तिरंगा। ओह, ये नॉवेल यहाँ भी?
और इस बार तिरंगा उस नावल के कुछ पन्ने पढ़े बिना ना रह सका, और जो जो वह उस नावल के पन्ने पढ़ता चला गया त्यों त्यों उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह फैलती चली गई। ओह गॉड! गजानन, अर्जुन और गगन ठीक उसी अंदाज में उसी योजना के तहत मारे गए जैसे इस उपन्यास के लेखक संजय गुप्ता का काल्पनिक कहा जाने वाला हत्यारा पात्र अपने शिकारों को मार रहा है। और प्रकाश को भी हत्यारे गापूजी ने ठीक उसी तरह फ्रिज में बंद करके मारने की कोशिश की है जैसा उस नॉवल में हत्यारे ने की। तो क्या गापूजी इसी नॉवल को आधार बनाकर हत्याएं कर रहा है? उफ, अगर मैं पहले ही ये नॉवल पढ़ लेता तो गापूजी गगन को खत्म न कर पाता और कब का पकड़ा गया होता। लेकिन प्रकाश के पास भी इस नॉवल का मिलना मुझे संदेह में डाल रहा है। एक ही केस से जुड़े दो व्यक्ति नॉवल को एक ही समय पर क्यों पढ़ रहे हैं? और अगर प्रकाश इसे पढ़ चुका था तो वो चौंका क्यों नहीं? क्योंकि उसे भी तो पता है कि उसके भाइयों के कत्ल किस प्रकार से किए गए हैं। गापूजी का अगला कदम क्या होगा ये मुझे इस नॉवल से पता लग सकता है, लेकिन ये क्या, प्रकाश वाली घटना के बाद की कहानी तो इसमें है ही नहीं, यानी अंत तो इस नॉवल में हुआ ही नहीं। नॉवल के आखिर में लिखा है क्रमशः, यानी गापूजी अब क्या करेगा इसका पता इसके अगले भाग में ही लग सकता है। तो आप भी प्रतीक्षा करें, इस रहस्यमय कथानक के क्रमशः भाग का नाम है समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज के अगली कॉमिक्स समाप्त में। तब तक के लिए धन्यवाद।